लीडरशिप इज अबाउट टॉकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस। ये लाइन है रतन टाटा की। एक सच्चा इंसान और एक सच्चा कारोबारी वही होता है जो अपने फायदे से ज्यादा समाज और समाज के लोगों के फायदे के बारे में सोचता हो। ऐसी ही शख्सियत थे रतन टाटा, और आज वो हमारे बीच नहीं है। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया, लेकिन रतन टाटा हमेशा अमर है, इसीलिए उनके लिए ये कहना गलत होगा। उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब जब बात दुनिया में कारोबार की होगी, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और आज मैं आपको रतन टाटा के कुछ किस्से सुनाने वाला हूं, जिनकी वजह से उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया और टाटा ग्रुप्स को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो आइए जानते हैं रतन टाटा की लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रतन टाटा के बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। रतन टाटा के उनकी कंपनी के सभी एम्प्लॉइज उनके लिए एक परिवार का हिस्सा थे। इसीलिए जब उनके स्टाफ पर बात आई तो वो गैंगस्टर्स से भी भिड़ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुद इस बात का जिक्र किया था और बताया कि टाटा मोटर्स के कारोबार को कुछ गैंगस्टर्स नुकसान पहुंचाना चाहते थे और टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के साथ कई बार मारपीट की गई, डराया धमकाया। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खुद रतन टाटा ने मोर्चा संभाला और फ्रंट फुट पर खेले। ये घटना उनके टाटा सन्स के चेयरमैन पद को संभालने के 15 दिन बाद की है। वो 1980 का दौर था। उस वक्त टाटा मोटर्स के तकरीबन 2000 कर्मचारी गैंगस्टर्स अपने साथ कर चुके थे। बस फिर क्या था, रतन टाटा खुद प्लांट पहुंच गए, कई दिनों तक वहीं रहे, कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं। वो कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते रहे, उन्हें वापस से काम करने के लिए प्रेरित करते रहे। रतन टाटा की कोशिशों की वजह से गैंगस्टर्स पकड़ा गया, प्लांट में भी फिर से काम शुरू हुआ और इसी के साथ टाटा में कंपनी और कर्मचारियों के बीच मजबूत संबंधों की नई नींव रखी गई। 28 दिसंबर 1937 को नवल टाटा और सुनू कमिसारिएट के घर में जन्मे रतन टाटा का जीवन बचपन से ही काफी मुश्किलों भरा था। 7 साल के थे जब उनके माता पिता अलग हो गए। इसके बाद रतन टाटा की दादी नवाजबाई टाटा उनके लिए सब कुछ बन गई। टाटा ने BS 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से आर्किटेक्चर में पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल US से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम की डिग्री हासिल की। GRD टाटा की सलाह पर रतन टाटा ने फैमिली बिजनेस में शामिल होने के लिए IBM से नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से एक ट्रेनी के रूप में की। उस काम में वो चूना, पत्थर और ब्लास्ट फर्नेस को संभालने का काम किया करते थे। 70 के दशक के लास्ट में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड और मुंबई में मौजूद एक्सप्रेस मिल्स का सारा भार सौंप दिया गया। 1991 में GRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और उनके बाद रतन टाटा फैमिली बिजनेस वाले परिवार की चौथी पीढ़ी थे। भारत में बिजनेस को नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाने वाले रतन टाटा काफी शर्मीले नेचर के थे। वो ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे। 2 दशक से भी ज्यादा का वक्त उन्होंने टाटा ग्रुप्स को एक अध्यक्ष के रूप में दिया और 2012 में 75 साल की उम्र में उन्होंने टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट ले लिया। और सबसे खास बात, उन्होंने इतना लंबा वक्त देश और समाज को दिया, लेकिन कभी उनका नाम किसी विवाद से नहीं जुड़ा। ये वाकई एक बड़ी बात है। अब जरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि रतन टाटा ने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया। ये वक्त था 1991 का, जब टाटा ग्रुप में उन्होंने एंट्री ली और आते ही उन्होंने सभी पुराने कर्मचारियों को नई ऊर्जा से भर दिया। इसके बाद टिस्को और टेल्को को टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के रूप में रीब्रांड किया गया। उनके नेतृत्व में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोगुना हो गया और कंपनी ने जगुआर, कोरस, लैंड रोवर और टेटली को सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया। हालांकि इस्तीफे के बाद साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया। उनके पद छोड़ने के दौरान 2011 और 12 के अंत में ग्रुप की कुल सेल्स 4.51 ट्रिलियन रुपए थी। हालांकि इससे पहले 1992 से 1993 में जब रतन टाटा पहली बार चेयरमैन बने थे, तब उनका यही टर्नओवर 43% ज्यादा था।
रतन टाटा मुख्यतः दो ट्रस्ट यानी सर दोराजीभाई टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के साथ साथ प्रमुख होल्डिंग कंपनी यानी टाटा सन्स के चीफ बने। कुल मिलाकर उनकी इसमें 66% हिस्सेदारी थी। बाद में साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच संबंधों में खटास आ गई और मिस्त्री को बाहर कर दिया गया। टीसीएस के एन चंद्रशेखरन ने बाद में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का पद संभाला और इस पद पर वो अभी भी बने हुए हैं। साल 2000 में रतन टाटा को पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें इकोनॉमिक एजुकेशन में 26वें रॉबर्ट एस हेल्टफील्ड फेलो से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा दुनिया भर के 15 संस्थानों ने उन्हें इंजीनियरिंग से लेकर बिजनेस मैनेजमेंट तक स्टडी के क्षेत्रों में मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की। रतन टाटा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपार दौलत होने के बाद भी वो दिखावे की दुनिया से कोसों दूर रहे, जीवन को बड़ी ही सादगी से जिया और तमाम लोगों की मदद के लिए अक्सर आगे रहे। जिंदगी जीना किसे कहते हैं ये हमें रतन टाटा से सीखना चाहिए। अब इस बात से दुनिया वाकिफ है कि रतन टाटा को गाड़ियों से कितना लगाव था। शायद यही वजह रही कि वो एक ट्रेंड पायलट भी रहे। उनके पास दुनिया की तमाम लग्जरी कार्स का बड़ा कलेक्शन है, जिसमें उनकी ड्रीम कार नैनो से लेकर फेरारी कैलिफोर्निया जैसी बेशकीमती कार्स हैं। उनके इस बेड़े में शामिल लैंड रोवर और जगुआर जैसी बड़ी कार ब्रांड्स के भी कारें हैं। अगर बात करें टाटा मोटर्स की तो देश के 3 सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स में शुमार टाटा मोटर्स में रतन टाटा की भूमिका बहुत अहम रही है। उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च करके टाटा मोटर्स को दुनिया के सामने बड़ी मिसाल के तौर पर खड़ा किया था। टाटा चाहते थे कि भारत के हर घर में उनके सपने की एक कार हो और ये तोहफा उन्होंने देश के लोगों को दिया भी। उन्होंने टाटा इंडिका के साथ छोटी कारों में डीजल टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। टाटा मोटर्स को आज भारतीय बाजार में जो सफलता मिली है उसकी नींव रतन टाटा ने रखी थी। उन्होंने 2008 में फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। उसके बाद जगुआर लैंड रोवर की स्थापना की। यह अधिग्रहण रतन टाटा के नेतृत्व में पूरा हुआ और तभी से जगुआर और लैंड रोवर दोनों के लिए चीजें बदल गई। असल में उस वक्त ये दोनों ही बड़े कार ब्रांड आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे और टाटा ने बस इनका हाथ थाम लिया, जिससे इनकी किस्मत बदल गई। आज आलम कुछ ऐसा है कि जगुआर लग्जरी और स्पोर्ट्स कार में डील करता है, वहीं लैंड रोवर ने देश दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई है, जिसमें इस ब्रांड की टॉप मोस्ट लेवल की कार रेंज रोवर ने एक अलग ही मार्केट सेट किया है। ये वही कार है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सफर करते हुए दिखाई देते हैं। रतन टाटा को ऑटोमोटिव बिजनेस में उनके योगदान और जगुआर लैंड रोवर के कायाकल्प के लिए ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया था। टाटा मोटर्स के संस्थापक को 23 जुलाई 2015 को अमेरिका के डेट्रॉइट में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में यह सम्मान दिया गया था। ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का अधिकार उन लोगों को दिया जाता है जिनका ऑटोमोटिव उद्योग में सकारात्मक असर रहा हो और जिन्होंने ऑटोमोटिव उद्योग में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। भारतीय और वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग रतन टाटा की वजह से आगे बढ़ा है और ऑटोमोबाइल की दुनिया को उन्होंने संजो कर रखा है, जो आगे भी बरकरार रहेगा। आइए अब कहानी सुनाते हैं देश की लखटिया कार टाटा नैनो की। टाटा नैनो वो कार है जो भारत के मिडिल क्लास परिवार का कार होने का सपना पूरा करती है। ये कार रतन टाटा का ड्रीम कार प्रोजेक्ट रहा है, हाँ, लेकिन उनका ये सपना उतना साकार नहीं हुआ और टाटा नैनो का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। लेकिन अब टाटा साहब का सपना था तो जाया कैसे हो जाता। जी हाँ, जल्द ही टाटा नैनो अपने नए अवतार में दुनिया के सामने आने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पावर ट्रेन बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रा ईवी ने टाटा नैनो को कस्टमाइज करके इलेक्ट्रिक कार का रूप दिया है। और अच्छी बात यह रही कि जब कंपनी ने 72V नैनो ईवी जब रतन टाटा को डिलीवर की तो वो खुद को इसकी सवारी करने से रोक नहीं पाए। साथ में उनके साथ थे शांतनु नायडू। इन्हें अक्सर आपने उनके साथ देखा होगा। अब जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि टाटा को नैनो का आइडिया आया कैसे। असल में एक बार उन्होंने मुंबई में बारिश में एक बाइक पर 4 लोगों को जाते हुए देखा। वो एक परिवार था जिसे बारिश में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और तभी ये देखकर रतन टाटा को लोगों के लिए बजट में आने वाली लखटिया कार बनाने का आइडिया आया। रतन टाटा ने सोचा कि उन्हें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जो बारिश में भीगने के लिए मजबूर होते हैं और अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। रतन टाटा का यह सपना 10 जनवरी 2008 को पूरा हुआ जब टाटा की नैनो कार का नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया गया। जिस वक्त इसे बाजार में लॉन्च किया गया उस वक्त इसकी शुरुआती कीमत महज 1 लाख रुपए थी।
हालांकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस था जो कि लिमिटेड स्टॉक के लिए ही लागू था। टाटा नैनो का प्रोडक्शन पहले कोलकाता से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सिंगूर में होने वाला था। जिस वक्त बंगाल के सिंगूर में नैनो का प्लांट लगाया जा रहा था, तब राज्य में सीपीआई की सरकार थी। वो सरकार एक ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश कर रही थी जो प्रदेश को औद्योगिक गति दे सके। ऐसे में टाटा का प्रोजेक्ट उसके लिए एक बड़ा मौका था। लिहाजा बंगाल सरकार ने सिंगूर की जमीन कंपनी को ऑफर की। इसके बाद मई 2006 में वाम मोर्चा बंगाल में काफी वोटों से जीता। इसके बाद टाटा मोटर्स के कारखाने के लिए 997 एकड़ का अधिग्रहण करने का फैसला किया गया। लेकिन जमीन खरीदने का प्रोसेस सरकार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा टफ साबित हुआ और जल्द ही ये जमींदारों और सरकार के लोगों के बीच एक कड़वे संघर्ष में तब्दील हो गया। ये डील वहीं अटक गई। अब टाटा नई जगह तलाश कर रहे थे। तभी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा, जिसे टाटा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद 3 अक्टूबर 2008 को टाटा ने घोषणा की कि वे सिंगूर में अपनी परियोजना को रोक रहे हैं और इस परियोजना को सांदड़ में ट्रांसफर कर रहे हैं। हालांकि कार लॉन्च हुई, अच्छा रिस्पांस मिला। ना जाने कितने लोगों का पहली कार का सपना नैनो ने पूरा किया। लेकिन धीरे धीरे नैनो की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती गई, जिसका सीधा असर कार के मार्केट पर पड़ने लगा और सस्ती कीमत में मार्केट में अब दूसरी गाड़ियां भी पांव पसार चुकी थी और इसी वजह से नैनो की मांग घटने लगी। इसीलिए 2018 में टाटा मोटर्स ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। भले ही टाटा नैनो वो जादू नहीं बिखेर पाई जो रतन टाटा चाहते थे, लेकिन फिर भी रतन टाटा को अपनी इस छोटी कार पर बड़ा गर्व है। इसकी वजह है कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और देश को लखटिया कार की सवारी करवाई। हालांकि रतन टाटा की जिंदगी से जुड़े किस्से और भी तमाम हैं। हम उनके बारे में जितनी बात करें कम, लेकिन फिलहाल इस कहानी में बस इतना ही। रतन टाटा हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे और यही चीज़ उन्हें अमर बनाएगी। आपको उनकी लाइफ की कौन सी चीज़ इंस्पायर करती है, आपको जीवन में कुछ करने का जज्बा देती है, कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।